पिक कर सकता। लेकिन ये तुम्हारी तकरीर के जो कंटेंट है उससे मैंने कोई आवाज और उससे चलो नकल इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं, यानी यूसुफ जानी को मैं खुद नहीं सुना मैंने। मैं जो पिक कर रहा था ना जब इन्होंने शुरू, काफी अर्सा भी हो गया शायद इसलिए पहचान भी नहीं रिकॉर्डिंग पा से रहे पहले जो होंगे। ये होता है ना यूसुफ इकरार का, मैं वैसे आए भी एकदम से ही हैं वैसे बीच में। यार यूसुफ जानी को सुनता कौन था? सही बात, ये जब वज़ीर-ए-आज़म भी लगे थे ना तब भी अचानक से आए उसके नहीं। तो ये बाकी मेरे ख्याल से हमारी काफ़ी, हम लोगों को पता नहीं हो गया, हम रात देर बैठे, कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। यहाँ जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं वहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं और कल वर्किंग डे है। कल वर्किंग डे। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट चौक। मेरा नाम इब्राहिम है और आज हम आपको दोबारा अपने इस 19वीं एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज 3 स्पीकर्स मौजूद हैं। मेरे राइट पे हैं 4 मौजूद हैं, मेरे अलावा 3 स्पीकर्स मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक भाई हैं, एहसन नाम है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक एहसन भाई। एक साहब मौजूद हैं एहसन भाई, यार अब तो मेरे ख्याल से कॉमन हो जाना चाहिए। जी मोहसिन भाई, आपका नाम मोहसिन भाई है जी बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप पुराने हो गए हैं, वैसे थर्ड है मेरी ये थर्ड एपिसोड Appearance. सेकंड अपीयरेंस के बाद हमारे पास ट्विटर पे फीडबैक आया कि भाई मोहसिन भाई को कहीं जाने ना दें, ये पकड़ ले। हाँ जी, हमने पकड़ लिया मैंने मोहसिन आपको भाई जब पहली हुई थी ना तभी कहा था कि आपने कहा था ना मार्केटिंग करनी, तो मैंने कहा वो तो काम हो जाएगा। को। सही है मुझे आना यानी नहीं। उन्होंने कहा, मुझे मोहसिन भाई ने कहा कि बस मैं आ गया। और मोहसिन मैं भाई को खुद हमने चलती फिरती बहुत- मार्केटिंग को बहुत देख ताक के लॉन्च किया हमने मोहसिन भाई को अपने प्लेटफॉर्म से। हमने इतने अरसे तक छुपाए रखा उनको है। और हमारे आखिरी स्पीकर मेरे लेफ्ट साइड पे ताहा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम भाई खैर वाफियत से होंगे। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ आप सबसे। जी जी मैं यहाँ पे सबको अपने हक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया है मैंने, तो जिसको कॉन्फिडेंस है तो वो हाथ खड़ा कर दे। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस चाहिए? बस मेरे अंदर वोट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। मतलब चाहे क्या मतलब ये करने क्या इमरान खान की चाहे जरूरत हो वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस की या ना हो, बस आप फिर भी आप लेने चले जाएं। एज अ होस्ट, आज का एज अ होस्ट मुझे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेंबर तो 4 ही हैं यहाँ पे, बाकी किधर है? जब से मैंने ये देखा है ना, मैंने घर के अंदर जो है ना अपनी रवायत नहीं कायम की। मैंने कहा जिस दिन कोई घर के अंदर नाफरमानी करेगी, तशनगी होगी, नाफरमानी होगी, कोई पड्डा होगा, नेक्स्ट डे फौरन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस घर में बुलवाया कि मैं इस घर का सरबराह हूँ। सरबराह के होते हुए ये। लेकिन अगर किसी दिन हाँ खुदा ना खास्ता और अगर कोई नहीं आया उस दिन, किसी ने कल्टी मारी, गैर हाजिर, गायब हो गया, गैर हाजिर हो मेंबर गया, गैर हाजिर। गलत किस्म से वोट दिया, तौहीन की, हाँ। तो आप उसे आम माफी दे देंगे। जिस तरह इमरान एनान नहीं मिलेगा भाई उसे। उसको सालन मिलेगा रोटी के बगैर, अब वो खा के दिखाए। नहीं, अब आप यानी ये टॉर्चर किया जाएगा। वोट लेना है तो ये आप जिस दिन सैलरी मिलती है उसके बाद लीजिएगा तो अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जिस दिन आपकी सैलरी आती है ना, यानी आप कह रहे हैं कि हम वो जो गिलानी साहब के जो बेटे ने जो किया है, जी खरीदने की कोशिश की है कुछ लोगों को, उस दिन आप ट्रीट दे देना। आपकी तो इतनी इस्तात होगी कि आप उस दिन ट्रीट खिलाएं। आप चाहते कि मैं अपने घर वालों की इतनी आला अखलाकियात पे उनकी तरबियत करूं मैं उनको कि उनकी रविश जो है वो मैं पैसे के इर्द गिर्द। चले ठीक है, आपकी बात सुन ली। लेकिन एक पूरा ये एक वही बात हो रही थी मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम मेरे ख्याल से पिछली एपिसोड में भी हमने कुछ टच किया था। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला चला है सेनेट के इलेक्शन का, एक तो हमारे यहाँ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कन्फ्यूजन इतनी है कि होता है क्या है, चलता है क्या है, सेनेट का इलेक्शन क्या होता है, और दूसरी चीज़ के ये पैसों का मामला और ये सारी चीज़ें। तो उसमें मैं अगर थोड़ा सा रखें, मेरी जो समझ में जो अंडरस्टैंडिंग है कि सेनेट इलेक्शन किस तरह होता है, एक तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसमें 2 हाउसेज हैं, एक तो लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का हमने एक थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हमने उसको वो किया है, एम्यूलेट किया है एक तरीके से। तो वहाँ पे जिस तरह हाउस ऑफ कॉमन्स होता है
जिसमें आम लोग होते हैं और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है अच्छा जिसमें थोड़े बड़े लोग होते हैं शायद ही मैं तो ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह लोअर हाउस होता है जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो नेशनल असेंबली होती है और एक होती है सेनेट होता है, तो ये दोनों इलीट जिसमें जाते हैं उसमें। हाँ एक Sort तरीके of. सॉर्ट ऑफ कोर्ट से, तो ये दोनों मिलकर पार्लियामेंट आपकी बनती है, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट मिलकर पार्लियामेंट आपकी फॉर्म करती है। तो नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो पॉपुलर वोट के बेसिस पे होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें पब्लिक वोट करती है, पब्लिक वोट करती है अपर, और ये 5 साल के होते हैं इलेक्ट। उसके मुकाबले में जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो 6 साल, सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो हर 6 साल पे होता है, 6 या 7 साल पे होता है, 6 साल मेरे ख्याल से होता है। 6 से 7 साल पे। पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो 2017 में हुआ था ना, 2017 में हुआ था, 2018 में हुआ था नॉर्मल इलेक्शन जो 2018 के शुरू में हुआ था। 2018 में तो नॉर्मल इलेक्शंस हुए थे, और ये अगर 6 साल भी लगाएं तो ये तो काफ़ी 2016 में नहीं जाएगा। 2018 में उसका हुआ था गालिबन सेनेट, वो किस चीज़ का इलेक्शन होता था जिसमें ये सजरानी इलेक्ट हुआ, तो ये 2017 या 2018 में होता है। एनीवेज, तो इसका टर्म भी मुख्तलिफ होता है बाकी इलेक्शन से, यानी बाकी मतलब आम इलेक्शन से जो इसमें मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। इसकी लेकिन इलेक्शन होता है किस तरह है सेनेट के इलेक्शन के, ये जनरल इलेक्शन नहीं होता, इसमें आम पब्लिक वोट नहीं करती। जिस तरह प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, कि जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही वोट करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को भी बनाने के लिए और प्रेसिडेंट को भी बनाने के लिए, दोनों के लिए जो इलेक्शन होता है। इसी तरह सेनेट का इलेक्शन भी यही होता है कि हर एक तो प्रोविंशियल असेंबलीज से कुछ सेनेट इलेक्ट होकर आते हैं और कुछ इलेक्ट होकर आते हैं नेशनल असेंबली से। एक तो आपकी सिंध की असेंबली, बलूचिस्तान की असेंबली, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, हर असेंबली के पास एक कोटा है कि कितने वहाँ से सेनेटर्स इलेक्ट होकर आएंगे, और नेशनल असेंबली का हाँ जो उनका साइज है, हाँ जो बनता है। मेरे सेनेट के 100 मेंबर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सेनेट इलेक्शन में सेनेट के जो सीट्स हैं वो 100 हैं, और उसके जो अभी तक मैं आया नहीं कि किस तरह इलेक्शन होता है, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो भी या तो नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली जहाँ से भी हो रहा है वो वोट करते हैं, और उनका बैलेट भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 ऑप्शन है, आपने इसके हक़ में वोट देना है या इसके हक़ में वोट देना है। उसकी बैलेटिंग भी मेरे ख्याल से, अगर आप सर्च करेंगे डॉन में, मेरे ख्याल से एक आर्टिकल है, डिटेल वो मिल जाएगा, कि उसमें आपने प्रायोरिटाइज करना होता है हर बैलेट के अंदर। आपने कहना कि पहला मैं इसको समझता हूँ, दूसरा इसको समझता हूँ, तीसरा उसको समझता हूँ, चौथा इसको समझता हूँ। मेरे ख्याल से 4 या 7 होते हैं, 4 होते हैं 4 वोट्स। तो उस बेसिस पे उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। जब वो पॉइंट्स मिलते हैं और वो एक्यूमुलेट होते हैं और वो क्या कैलकुलेशन होती है, तो उस हिसाब से जिस नाम के अगेंस्ट जितनी आए तो वो उनको, और वो पूरी इसकी फिर पूरी कैलकुलेशन होती है पार्टी के अंदर, और जो भी अलायंसेज होती हैं वो इस तरह कैलकुलेट करके करती हैं कि हम किसको किस तरह इलेक्ट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो लिमिटेड होती है कि जनरल इलेक्शन नहीं, इसके अंदर बहुत सारी जो अमल दखल होते हैं ना, फिर ऑपोजिशन के अंदर पार्टीज़ में आपस में जो होती हैं, बल्कि ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट के आपस में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कुछ मुआहदे होते हैं, कुछ मुफाहमत होती है कि ठीक है, यानी आप हम ये वाला बंदा अगर खड़ा कर रहे हैं, हम आपके इस बंदे, हम इतने वोट आपको दे देंगे, हमारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट के अंदर है प्रोविंशियल या नेशनल, आप हमें इतने वोट दें, और इस तरह कर कर एक अंडरस्टैंडिंग से अपने लोग कोशिश करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि अपनी सेनेट के अंदर सीट्स को मैक्सिमाइज किया जाए, क्योंकि सेनेट से ही वो जो पार्लियामेंट जो बिल भेजते हैं बिल्कुल वो सेनेटर्स फाइनल जो अथॉरिटी जो, यानी प्रेसिडेंट से पहले जो होती है ना, यानी एक तो लोअर हाउस से पास होता है, लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली से पास होता है, फिर अपर हाउस जो सेनेट है उससे जब फाइनल पास हो जाता है वो बिल, तो फिर प्रेसिडेंशियल सील के लिए जाता है या प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए जाता है। तो सेनेट के अंदर मेजॉरिटी होना एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कोई भी गवर्नमेंट हो वो चाहेगी कि हमारी सेनेट में भी अथॉरिटी हो, या कोई भी पार्टी होगी वो चाहेगी कि सेनेट के अंदर अथॉरिटी हो। इसका एक जो फ़ायदा, यानी इस सिस्टम के बहुत सारे नुकसान तो फ़ायदे हैं, यानी एक जो वजह है जो बताई जाती है कि इसको अडॉप्ट करने की, वो ये है, सवाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से एक ही बंदा, अगर बहुत आपको बोर लगे कि इसकी वजह चाह रहे हैं ताकि सामीन को एग्जैक्ट पिक्चर पता चले कि एग्जैक्टली सेनेट क्या होता है। क्योंकि लास्ट टाइम ना एक दो जो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में लोग सुनते थे, उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं
जिनका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि अगर एक उसकी ब्रीफ पिक्चर दे दें तो ये अच्छा किया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ब्रीफ ही है, तो मैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि जो बात चल रही थी कि जो इसके नुकसान जो फ़ायदे जो ये हैं कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, हमें ऐसा पता है उसकी कैंपेनिंग किस तरह होती है, उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह डिसाइड करती है पार्टीज़, नॉर्मली इलेक्टेबल्स के बेस के ऊपर किसने हमें पैसा ज़्यादा दिया, कौन हमारी कैंपेन के अंदर या हमारी पार्टी को पैसा दे रहा है और कितने बंदे खरीदे, और ये यानी ख़रीदने वाला तो एलिमेंट हमें पता है इसमें भी है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें कि आज़ाद उम्मीदवार को भी लेकर आकर, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं आज़ाद उसके अंदर। तो आप कहते हैं कि इट इज़ नॉट ऑलवेज, बल्कि मोस्टली, बल्कि कहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी फॉर द जॉब, यानी कि सीट के ऊपर आप उस बंदे को नहीं लेकर आ रहे जो कॉम्पिटेंट बंदा है, जो जिसको बिल्कुल जो हकदार है, जो बासलाहियत है, यानी आप उसको सूटेड फॉर द सीट है, आप उसको लेकर आ रहे हैं जिसकी धुआंधार सबसे तकरीर है, जो लोगों को जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस है यार, ये वो जीतने के चांसेस उसके इस वजह से, फेस वैल्यू, हाँ, यानी हम भूल जाते हैं कि नेशनल असेंबली का काम या पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन का है। पार्लियामेंट का काम ये नहीं है कि वो आपके गटर के नाले साफ़ करवाए या आपके गली की सड़कें बनवाए, या ये पार्लियामेंटेरियन का काम है ही नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सिस्टम भी इसी तरह बना दिया गया है कि अब वो सोचते हैं कि इनकी प्राइमरी जिम्मेदारी अब यही है, जबकि प्राइमरी जिम्मेदारी सेकेंडरी भी नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो वो इसी चीज़ के ऊपर चांचते हैं। तो जब वो नेशनल असेंबली में जब आपके पास अच्छे कानून नहीं बनते, वो क्यों नहीं बनते अच्छे कानून और अच्छी पॉलिसीज़? क्योंकि पार्लियामेंट तो बुनियादी बॉडी है जो आपकी पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशन करती है। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके पास ये सारे बस अच्छी अच्छी तकरीरें करने वाले और धुआंधार तकरीरें, और जिनके कॉन्टैक्ट्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो, अपने इलाके मोहल्ले जो भी, यानी इन चीज़ों के अंदर स्ट्रांग होती हैं। तो सेनेट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि सेनेटर ने पब्लिक के अंदर जाकर अपनी वो करिश्मा नहीं दिखाना होता और वो चीज़ें नहीं दिखानी होती, उसको अपनी सेनेट के अंदर सीट्स भी असाइन होती हैं। एक जैसे ख़वातीन की सीट है, एक टेक्नोक्रेट्स की सीट है, और फिर एक जनरल सीट होती है। इसमें माइनॉरिटी की होती है, हाँ, माइनॉरिटी की भी सीट होती है, मेरे ख्याल से माइनॉरिटी की भी सीट होती है। तो ये सारी सीट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पर आप कोई टेक्निकली स्किल्ड ही बंदा रखेंगे, यानी कोई इकोनॉमिस्ट ही रखेंगे उसके अंदर, कोई बिजनेसमैन जो प्रॉपर उसका इल्म होगा, जो सोशियोलॉजिस्ट होगा, यानी आप इसी तरह के लोग, या एजुकेशनिस्ट होगा, आप इस तरह के ही लोगों को उस सीट के लिए नॉमिनेट करेंगे, टेक्नोक्रेटिक सीट के लिए। तो एक तरीके से उस चीज़ कमज़ोरी को किसी ना किसी हद तक पूरा करता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो हमारे नेशनल असेंबली के इलेक्शन के अंदर होता है। तो ये एक पूरा मेरे ख्याल से एक ओवरव्यू है कि सेनेट के इलेक्शन इस तरह से होते हैं और किस तरह अल्टीमेटली लोग आते हैं। एक अभी हमारे हाल में नेगेटिव ये, क्योंकि हमारी सियासत अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ऑपरेट करती है नेशनल असेंबली लेवल के अंदर, हम ये तो नहीं, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि पैसे लगते हैं, खाते हैं, करप्शन, ये वो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे लेवल पे करप्शन चल रही हो और कोई ऊपर लेवल पे करप्शन ना करे। यानी ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी तो मुझे नजर नहीं आती। यानी राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ, यानी इवन इफ देयर इज द राइट मैन एंड फॉर द राइट जॉब, अगर वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब केम विद द रॉन्ग, यानी थ्रू द रॉन्ग मीन्स, तो वो जिसकी बुनियादी गलत पड़ी है सीट की, जो रिच वोट खरीद कर सीट पे आ रहा है, वो कितना अच्छा काम कर सकता है। मेरी तो ये इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उसके ऊपर आके। अगर इतने केपेबल होते तो तुम पॉपुलर वोट से ऊपर आते, रादर देन कि तुम्हें वो पैसे देकर आना पड़ रहा है। नहीं, अगर केपेबल भी हैं आप, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना, वो हमारी जो अब अगर आप हदीस की किताबें शुरू करें तो सबसे पहले हदीस जो आती है कि एक्शंस आर बेस्ड ऑन इंटेंशंस, यानी हर चीज़ का जो शुरू होते हैं बुनियाद तो इंटेंशन होती है ना। तो नेशनल आपकी असेंबली की सेनेट की सीट की बुनियाद है रिश्वत, ख़रीदना, करप्शन। तो आपकी जब शुरुआत ही गलत है तो आपकी एंड रिजल्ट कितना अच्छा हो सकता है। उसी तरह नेशनल असेंबली के अंदर भी है कि आपकी जब शुरुआत ही गलत है तो आपका इख्तिताम कितना होगा। जो सेनेट का जो आम अब एक रवाज बन गया है वो ये बना है कि it has become a means of rewarding your people. यानी पीपल्स पार्टी फर्ज करें आती है और उसका कोई बंदा जो है जिसको बहुत पसंद है और वो जनरल इलेक्शन में नहीं आ सका,
तो उसको ऐसा तोहफा कि हाँ ठीक है इसको मैंने लेकर आना पार्लियामेंट या में, वो उस ये मेरा बड़ा लॉयल आदमी है, या वो उसका अगर पार्टी का खैर ख्वाह हो, उसको खैर ज्यादा खा, पैसे पार्टी लगाए का हुए हैं, ज्यादा लॉयलिस्ट पैसे हो, लगाए पार्टी का हुए हैं। पैसे वाला हो, बड़ा डोनर हो, बड़ा फंडर हो, बड़ा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो, किसी वजह से जनरल इलेक्शन हार गया हो, किसी वजह से उसको टिकट नहीं मिल सका हो और वो नाराज हो, कुड बी 100 ऑफ थिंग्स। तो उसको ये प्रॉमिस किया था तुम्हें हम सेनेट पे खड़ा करेंगे, तुम टेंशन ना लो, या तुम्हारी सीट अगर चली जाती है, जिस तरह हमारे एक फैसल वावड़ा भाई की बड़ी माशाल्लाह हमने सुना कि उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर वो खड़े हुए तो उन्होंने गलत डिक्लेरेशन यानी डिक्लेयर ही नहीं किया उन्होंने कि उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनएलिजिबल हो जाते उनके कागजात जब वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे। या वो सिंध असेंबली में गालिबन है, नहीं वो नेशनल असेंबली में, हाँ, तो मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड एग्रीकल्चर, ये कुछ इस तरह के वाटर एंड इरिगेशन के आई थिंक वाटर के कुछ पानी का उनको है। तो बहरहाल उन्होंने वो जाके बन भी गए, मिनिस्टर भी बन गए, 2 साल गुजार लिए। अल्टीमेटली जब किसी ने इनके खिलाफ केस किया या कोर्ट ने इनको बुलाया कि भाई आप शो कॉज यानी आप आए बताएं क्यों है, तो उन्होंने जाके जो है वो इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो कोर्ट आके उन्होंने वो किया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने सेनेट का वोट जाके दिया, यानी इधर उन्होंने ख़त्म की तो फिर वो सेनेटर बनकर आ गए अब, और कोर्ट ने कहा हाँ अब हम इनके ऊपर क्या कार्रवाई करें, इन्होंने तो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया, तो वहाँ से भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, यानी सेनेट के अंदर ना इस तरह लोगों को, आप जिस तरह आपके हफीज़ शेख जो कि बहुत बड़े एक PTI के कैंडिडेट जो थे सेनेट के अंदर, तो उनको लेकर आना है भाई किसी तरीके से अपना बंदा, क्योंकि उनके ऊपर एडवाइजरी पहले SAPM थे, फाइनेंस के, यानी एक फाइनेंस मिनिस्टर वाली पोजीशन थी, वो पाकिस्तान की इलेक्शन लड़कर उनके चांसेस जीतना यानी नेशनल असेंबली के कम है या मुश्किल है, बेहतर है कि उनको सेनेट पे खड़ा कर दिया जाए, तो उस वजह से उनको सेनेट पे। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। अब हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी है, वो पहले क्या थे ex-PM रह चुके हैं, तो अब उनकी बन नहीं रही, तो उनको कहा कि चलो भाई तुम्हें ये दे देते हैं। जो सेनेट की जो सीट जिस तरह तहा ने जिक्र किया वो पूरी पाकिस्तान से होती हैं, तो वो इस एक स्पेसिफिक वाले को क्यों फोकस था जो जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी थे और वो जो हफीज शेख थे, वो एक उस पे फोकस क्यों इतना ज़्यादा हुआ? वो एक रिप्रेजेंटेटिव थी ना, उसके ऊपर असल में इस्लामाबाद की भी शायद कुछ था, एक सिंबलिज्म भी होती है, ठीक है, बड़ा 2 ऐसे लोग हैं जो कि आपने सामने फ़र्ज़ करें हो रहा है, और हफीज शेख नया सेनेटर के तौर पे उनको लेकर आने की कोशिश की, आई थिंक समथिंग ऑन दोज लाइंस। सेनेटर का नाम सुनते ही ना एक बड़ा एक कोई हाई पोस्ट दिमाग में आती है, क्योंकि जब हम बयान सुनते हैं ना अमेरिकन सेनेटर्स के, वो बड़े एक प्रॉपर बयान होते हैं, और वो उसका पाकिस्तान में भी वो याद है जब मुशर्रफ के टाइम पे भी कोई सेनेटर का बयान आ जाता था, वो बड़ा एक वैल्यू रखता था बयान की, यार एक बहुत बड़ी कोई उनकी जो है ना गवर्नमेंट पोजीशन है, और वहाँ से उन्होंने कोई एक चीज़ उनको कोई कंसर्न है और उन्होंने इस पर कमेंट दिया है। और एग्जैक्टली यानी एक टाइम था कि हमारे पास जो सेनेटर्स होते थे ना, देवर यानी द इलीट, यानी आपकी जो क्रीम ऑफ द क्रॉप जो होती है ना, वही होते थे आपके सेनेटर्स। क्योंकि देखिए आपके जो पार्लियामेंट के अंदर ही लोग हैं वही इनको सेलेक्ट करके इनको सेनेटर बना रहे हैं, तो इनको इलेक्ट करके, यानी यू कुड से इन अ वे कि दीज वर द बिगेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप रिसेंट नहीं, थोड़ा रीसेंट हिस्ट्री से थोड़ा पहले चले जाएं, तो अगर आप नाम देखें कि कौन कौन सेनेटर्स बने हैं और किस तरह के लोग सेनेटर्स बने, यानी उसमें बड़े ही यानी आपके टॉप इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जाते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, PhDs थे, ये इस तरह के थे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं ये सोच रहा था कि सोसाइटी के जो अक्सर मसाइल होते हैं, हम लोग बहुत चीज़ों पे डाल देते हैं, कुछ लोग इसको रिलीजन पे डाल देते हैं, कुछ लोग वैसे हमारे एक टॉक्सिक कल्चर के ऊपर डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डालते हैं। मैं हैरान होता हूँ कोई हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर या सेनेटर्स के ऊपर नहीं कोई डालता कि आप लोगों ने सही लेजिस्लेशन क्यों नहीं की अपने टाइम पे, या हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सही लॉ क्यों नहीं पास करवा सके अपने टेन्योर में। इस पे कोई जिक्र नहीं करता। पूरे मुल्क में सारे तो फरिश्ते बन के नहीं रह सकते ना, लॉ बनता ही उसी बंदे के लिए जो कोई ख़राब हो। जो मेजॉरिटी है वो जो आराम से रह रही है उनको तो हमें कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत होती है। और ये कभी भी हमारे सेनेटर्स वगैरह में मैंने तो कोई ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसा लैंडमार्क किस्म का कोई स्टेप लिया हो हमारे पार्लियामेंट में आके। असल में देखो, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना, जो लेजिस्लेशन होती है, वो होती है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक सर्विस के लिए फैसिलिटेट करने के लिए लेजिस्लेशन किया जाता है। तो और वो लेजिस्लेशन किसी भी लेवल की हो सकती है, यानी वो इट कैन डू विद हेल्थ केयर, इट कैन डू विद एजुकेशन, इट कैन डू विद मिलिट्री डिफेंस, इट कैन डू विद सिक्योरिटी, जो भी है। इस हवाले से आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाना, उसके हुकूक उसके लिए अपनाने के लिए आसानी, राइट्स एक्वायर करने के लिए आसानी पैदा करना,
दिस इज़ द फंडामेंटल जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। और मुल्क के बाकी दीगर जो फॉरेन पॉलिसी हो गई और मुख्तलिफ पॉलिसीज इकोनॉमिक राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए, एंड इंश्योरेंस ऑफ जस्टिस, यानी कि फेयर और जस्टिस को जो है ना इंश्योर किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ होता ही है कि दिस इज़ ऑलमोस्ट नेवर द फोकस। जब एक दफ़ा पार्टी जीत कर आ जाए, पहले तो इलेक्शन से पहले हर कोई क्लेम करेगा हम तुम्हें ये देंगे, फलाना देंगे, नवाज शरीफ, इमरान खान, पीपल्स लेकिन लेजिस्लेशन के हवाले से वैसे ये बात बड़ी अच्छी पॉइंट की है कि हमारे कैंपेन प्रोमिसेस भी लेजिस्लेशन के हवाले से कभी भी नहीं होते, इल्ला माशाल्लाह एक दो जमातें कुछ करती होंगी, लेकिन हमारी इलेक्शन कैंपेन के प्रोमिसेस क्या होते हैं कि हम ये सड़कें बना देंगे, हम ये हॉस्पिटल खड़ा कर देंगे। हाँ ठीक है, ये भी होती है कि हम ये भी हम कहते हैं कि महंगाई कम करना, हाँ जो महंगाई हम कह रहे हैं हम सेहत के ऊपर देंगे, हम आसान, ये भी होती है, लेकिन ज्यादा ये होता है, ये लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं होती ना, ये तो सारी पॉलिसीज होती हैं, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, ये लेजिस्लेटिव का काम नहीं है। ये तो फाइनेंशियल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, ये तो लेजिस्लेटिव का उस तरह काम नहीं है जिस तरह से एग्जीक्यूटिव का काम है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि आप कैंपेन प्रोमिसेस के अंदर ये करते हैं ना कि हम आएंगे तो हम ये करने की कोशिश करेंगे, और ये वाले अल्टीमेटली इट विल बी थ्रू लेजिस्लेशन। जो भी कमजोरी है वो लेजिस्लेशन से ही दूर होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके यहाँ क्या किया जाता है, इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़्यादा। अब मैं आऊँगा तो मैं इसको जेल में डालूंगा पकड़ के, मैं आऊँगा तो ठीक है, आप कहेंगे भाई मैं आपको बेसिकली कहना है कि भाई मैं आऊँगा, मैं इदारे इतने मजबूत कर दूंगा कि इदारे जाके पकड़ेंगे उसको, मैं पकड़ूंगा जाके, मैं उसको जेल में डालूंगा। भाई आप कौन है जेल में डालने वाले? हमारी मेंटेलिटी है ना, क्योंकि इवन अगर आपने ये देखा हो, जब ये हारे इनके कैंडिडेट यहाँ पे, तो इमरान खान जो है अपने वो कंटेनर टाइप उनकी तकरीर के ऊपर उन्होंने आवाम से जो खिताब किया, वो बिल्कुल एक जिस तरह वो कंटेनर पे खड़े हुए हैं, जो टीवी पे इन्होंने किया, और वो वजीर आज़म, ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई वजीर आज़म बोल रहे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, भाई मैं एनआरओ नहीं दूंगा, भाई तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें एनआरओ दे दूंगा, भाई तो एनआरओ नहीं दिया, लेकिन फिर भी बंदे तो बाहर निकल के बैठ गए ना जिनसे आपने पैसे लेने थे। तो उनका क्या बना? हाँ, तो वही वाली बात है, कहने को सही है कि एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, और आवाम को ये स्टाइल बहुत भाता है। आवाम इसको क्वेश्चन नहीं करती जनरली, थोड़े लोग करेंगे, वक्ती तौर पे करेंगे, कुछ सहाफ़ी उठाएंगे जब उनका फ़ायदा होगा कि हाँ यार ये वाले क्वेश्चन भी उठाते हैं, बट दे विल गो अवे वेरी सून। जैसे ही तमाशा बट शुरू होता है ना, तो फिर वो दूसरे सवालात आना शुरू करते हैं। तो आप ये देखिए कि अभी मैं एक सेनेटर थे, उनकी तकरीर सुन रहा था, सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं मेरे ख्याल में जमात इस्लामी के, उनकी एक तकरीर मेरे पास किसी ने भेजी ना व्हाट्सएप पे, तो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी। उन्होंने कहा कि यार 2-2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए, टोटल गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग जो पास की है, जो वो है समवेयर अराउंड 27-28। अच्छा, दैट इज इट, 2 साल में, जिसमें उन्होंने काउंट किए कि 12-13 जो थे वो तो FATF को की रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल करने के लिए उन्होंने भेजे। अच्छा, और वो भी किस तरह पास हुए, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हुई पार्लियामेंट के अंदर, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री जो ट्रेडिशंस थे उनको ब्रेक किया गया, और वो बोला है सेनेट में ये गया कि पहले इसको पास हो जाने दे, उसके ऊपर इस पर गुफ्तगू करें, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब ये व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एनी डिस्कशन ऑन अ बिल जब वो एक दफ़ा पास हो गया है? क्या तो लोगों बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। तो 12-13 तो ये तो बाकी बचे आपके 15-16 जो बिल बचे, तो वो ले देखे रहे, जिसके अंदर जो 3-4 बिल तो वो एक्सटेंशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड था, तो वो बिल भी आप साइड में करते, वो भी फैसिलिटेशन थे। यानी आपकी जिस बुनियाद पे आप आए हैं इस मुल्क के अंदर राज करने, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारी है ना, मैं इस बात को ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि ये हम ऐसे बात लोगों को शायद लगे कि जब मैं यानी अगर कोई इस तरह पॉइंट आउट कर रहा है कि शायद ये अभी मसला अभी शुरू हुआ है, नहीं, ये मसला अभी शुरू नहीं है। ये तो पहले भी जो 2 जमातें थी वो भी यही करती थी। अनफॉर्चुनेटली ये तीसरी जमात भी यही कर रही है। देयर इज लिटिल डिफरेंस इन उनके तरीका वारदात या तरीका। आप वो देख लेना, इनका वादा जब ये इलेक्ट होकर आए थे ना पार्लियामेंट में, तो इन्होंने कुछ वादे किए थे खुद, ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने वादे किए थे कि मैं हर महीने या जो भी असेंबली का सेशन होगा मैं उसमें ज़रूर आऊँगा और मैं मौजूद हूँगा, और जो काम हम पार्लियामेंट के थ्रू कराएंगे और फलाना कराएंगे, और मैं अपने आप को पेश करूँगा सवालात के लिए। ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सिस्टम है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे भी इस चीज़ का मजाक ही बना हुआ है, लेकिन ये वाली जो ट्रेडिशन है कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को पेश करते हैं और फिर उससे सवालात होते हैं, जो भी सवाल अपोजिशन और गवर्नमेंट सबके पास हक होता है सवाल करने का, लेकिन ये भी अभी तक कोई सच प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और आप टोटल नंबर ऑफ उनकी हाजिरी देख लेना, जितने सेशंस हुए हैं वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। लीस्ट प्रेजेंट मेंबर्स में से आता है उनका नाम।
तो कहने का मकसद ये कि भाई आप जो कुछ क्लेम करते रहे जिसका और आपने जितनी भी पॉलिसीज इनेक्ट की हैं वो आपने ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू किए कि वो जोर जबरदस्ती के बेस पे बस ये करना है और करवाना है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस बेसिकली ये होता है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ब्रेक करते हैं और ये कहते हैं कि यानी ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है कि ऑर्डिनेंस कोई भी आपने कानून बनाया और आपने प्रेसिडेंट से उस पे साइन करवा लिया एज एन ऑर्डिनेंस, तो वो कानून उसको इट गेट्स दी यानी ऑर्डिनेंस अप्रूव होता है पहले पार्लियामेंट से? नहीं उसको बाद में पार्लियामेंट चैलेंज कर सकती है, बाद में चैलेंज कर सकती है, पार्लियामेंट चैलेंज कर सकती है, या उसको मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये होता है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि वो इमरान खान वगैरह क्या जब आए हुकूमत में तो क्या वो तैयार नहीं थे, या उनको टीम ऐसी मिली, उन्होंने टीम ऐसी चुनी कि जो इतनी आपको क्या लगता है? आप देखें अगर यार मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इनको कुछ एक तो इन्होंने वैसे ही अपनी जब बनाई भी तो इन्होंने इधर उधर से बंदे लिए। अब जाहिर सी बात है, हो सकता है किसी के एक उनके हिडन मोटिव्स भी होते हों, लेकिन अब कुछ तो ऐसा ही लगता है कि भाई उनको गलत किस्म की गाइडेंस मिल रही है कि भाई अब हालांकि इनकी अभी जो थी ये विमेन आप कह रहे हैं कि पिंकी पीरनी इनको सही से गाइड नहीं कर रहे। हाँ अब नहीं मैं आपको एक बात बताता नहीं, वो आप देखें इस्तिखारा देर से भी तो आता है। गाइडेंस आप ये देख लें कि वो जो भी आ रहा है भाई, देखें आप प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, वो इस्तिखारा करते ही नहीं कि ना आ जाए। अब मसला ये है कि अभी हुआ ये कि सेनेट के अंदर इनके अकॉर्डिंग टू देयर ओन एस्टिमेट 16 बंदे इनके बिके, इनके 16 कुछ वोट जो वीडियो लीक हुई थी वो इसी मामले की थी, वो भी उसमें शायद इन्वॉल्व हो, लेकिन बहरहाल ये जो हारे हैं उसमें 16 वोट कोई इनके इधर उधर हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम इनकी सफ़ों के अंदर 16 लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की। तो ये तो आईबी को लगा भी देते हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को कि भाई आप मुझे बताएं कि कौन कौन से खोटे सिक्के। उसमें हुआ यही। अच्छा, तो वो सारी डीलिंग्स हुई और वो इंटेलिजेंस के लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, तभी ये वीडियो भी लीक हो जाती है, बर वक्त पता चल जाता है आगे पीछे, सबको पता होता है कौन किसके पास है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, फर्ज करें इंटेलिजेंस भी हमारी, अगर हम कहें कि इंटेलिजेंस के अंदर भी हर एजेंट के अपने रोग नहीं। अब मुझे बताइए हार किस तरह गई? ये तो कह रहे हैं कि सारे इदारे हमारे साथ हैं, ये तो हमारे साथ अदलिया भी है, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट भी है। अब ये आईबी की जिस तरह आप बता रहे हैं लीक भी चीज़ें हो जाती हैं यार, सब कुछ तो इनके पास है, फिर ये हार कैसे? देख लें भाई, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब जितना पैसा, जो पैसे की जो मैंने सुनी है, जो बातें चल रही हैं, कौन सी सीट और कौन सा वोट कितने करोड़ों पे गया है, तो वो तो आपको एक जिंदगी में करना है, उसके बाद आप बैठ के खाते रहें। ये डिक्लेयर तो ये लोग अपनी जायदादें करते हैं 5-5 करोड़ 4-4 करोड़, और ये एक सेनेटर की 5-5 करोड़ भी आप ज़्यादा ही बता रहे हो, उससे कम ही डिक्लेयर होती है। नहीं, हाँ, तो वो मैं उसमें भी बता रहा था कि आपके 16 बंदे जो है ना, कमोबेश आप बकौल आपके, उन्होंने आपके साथ गद्दारी की, धोखा दिया, वॉटेवर, बिक गए, जिसको जो भी कहना चाहते हैं। फिर आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मंगवाया, उन्हीं 16 से कर रहे हैं कि वो आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, और किया नहीं तो क्या ये इसकी और आपको मिला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। नहीं तो क्या इसकी जरूरत थी? अभी इनकी जो वुमेन की सीट थी उसमें इनकी पीटीआई वालों की जीत गई। नहीं, इनके बंदे तो ऑब्वियसली इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन इनका मेन तो बंदा नहीं आ सका ना, जिसकी बेस पे लड़ रहे थे। और ओवरऑल ये ज्यादा इनकी कम है सीट। नहीं, लास्ट टाइम से जब इलेक्शन के उससे शायद 2 या 3 वोट ज्यादा मिले अभी, ये मैंने देखा था। हाँ, 2 ज़्यादा आई थिंक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 176 पे ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनको 178 मिले। इतना कुछ ज्यादा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ये बस फायदा होना था, अगर इनकेस ये हार भी जाता है, नहीं मिलता है इसको, फिर भी एक हायर मोरल ग्राउंड पे होता है, मे बी ये बंदा कि हाँ असल में इसी चक्कर में शायद एक अखलाकी कुव्वत होती है, और इनके पास सवालिया निशान बन जाता है ना। एक गवर्नमेंट पे रहते हुए आप सेनेट के इलेक्शंस के अंदर आपके साथ ये हो गया, तो फिर क्या होता है कि ट्रस्ट नहीं रहता एज एन इंस्टीट्यूशन, और आप गवर्नमेंट और आपके ऊपर, और आप क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है प्राइम मिनिस्टर की अपनी उस पर, कोई आपके साथ है ही नहीं, आपके अंदर सफ़ों के अंदर लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो कि वो खुद कह रहे हैं। बहरहाल हुआ ये कि भाई अब वो 16 जिनको आप कल बुरा वाला बोल रहे थे, आज वो सब वोट दे के सब साफ सुथरे हो गए। आई डोंट नो। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पे एक सवाल उठता है, और जो नैरेटिव है जो आता है, यानी ये क्लियरली, यानी मैं तो चाहता हूँ कि कोई हो, एक सवाल है कि इमरान खान अकेले खड़े में मुकाबला कर रहे हैं, आप उनके पर क्यों तनकीद कर रहे हैं भाई? यानी ठीक है वो नहीं कर पा रहे ये सारी चीज़ें, तो लेकिन वो एक बंदा है जो अकेले खड़ा हुआ है, मुकाबला कर रहा है। देखें इतने सारे लोग उसके तो नैरेटिव है ना, करप्ट उनके सामने खड़े, बैटल ग्राउंड, और डेविड और गुलायत वाला जो कहानी है, और एक मिथिकल प्रोपोर्शंस के ऊपर जो आपके यहाँ जो स्टोरीज लिखी जाती हैं
कि वो एक बंदा खड़ा रहा और उसने दुनिया को वार कर लिया और सबको पस्त नहीं कर तो दिया, लेकिन मैं उसके ऊपर बिल्ड किया जाता है। असल में ये सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं है, नहीं इमरान है खान इतना नहीं, इमरान खान अकेले कहाँ खड़ा है? इमरान खान तो उन लोगों के कंधों पे खड़ा हुआ है, लोगों के कंधों पे खड़ा हुआ है, एफर्ट के किन लोगों मार्क्स के कंधों मिलेंगे पे खड़ा हुआ है उसे? इमरान एफर्ट के खान? मार्क्स मिलेंगे है? अगर एफर्ट करने एफर्ट के के मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। एफर्ट के मार्क्स मिलेंगे। और आपने किस चीज के लिए एफर्ट की ना, अब आप मुझे बताएं कि क्या इमरान चले खान- चले वो होता है ना एसईटी के अंदर कि आप नाम लिखते तो 300 नंबर आपको मिल जाते हैं। नहीं, वो कहने का मकसद ये नहीं है, intention के कहने का mark मकसद मिल है कि जाएंगे। सिर्फ इमरान खान नहीं खड़े हुए, खड़ा वो परवेज इलाही साहब भी हैं, चौधरी परवेज, जो कि पंजाब के सबसे बड़ा डाकू, वो भी खड़ा हुआ है आपके साथ, और आपके साथ खड़ा हुआ है जिनको वो चपड़ासी आप नहीं रखना चपड़ासी था। कहते थे, वो भी आपके साथ खड़ा हुआ है। वो क्या भत्ता चपड़ासी नहीं, चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। हाँ, वो अब वजीर दाखिला है। वो भत्ताखोर और वो धोखेबाज और कातिल वो एमके, वो भी आपके साथ खड़ी हुई है। आपके साथ जो है ना वो सारे जो आप जिनको बुरा भला बोलते रहे वो आप लोग, आप अकेले कहाँ खड़े हैं? आप तो इन सब के साथ खड़े, उनके कंधों पे खड़े हैं। तो ये अगर ये ना खड़ा होते तो आप भी खड़े नहीं हो तो सकते। ये सब कुछ हुकूमत में आने के लिए किया इन्होंने, ये उनके खिलाफ बयानबाजी और कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ, और आप पर साथ में सबके साथ मिल गए। एक ये सवाल तो उठता है, मैं कहूँगा कि अगर लिसनर्स में से कोई इसको एड्रेस कर सके, या यानी हमारे आकिफ नहीं है वरना वो बड़े अच्छे तरीके से इसको शायद एड्रेस कर लेता, तो ये है कि यानी हमारे अंदर ये, मैं कहूँगा कि एक तरीके का स्किट्सोफ्रेनिया, मेरे पास और कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहा, कि हम एक स्किट्सोफ्रेनिया का शिकार हैं, या एक हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हैं यहाँ पे, जो आवाम है या सपोर्टर्स हैं मौजूदा हुकूमत की या पिछली हुकूमतों के भी, लेकिन वो इस सीवियर स्किट्सोफ्रेनिया के अंदर नहीं है। मुझे ख्याल से यानी मुझे जहाँ तक पता है ना, पीपल्स पार्टी का जो सपोर्टर है ना, उसको पता था कि ये करप्ट है, ये जरदारी जो सब पर भारी है ना, वो नारा यही था ना कि इसकी जो बगैरती है वो सब पर भारी चली जाती है। लेकिन वो भी करप्ट नहीं कहते, वो कहते हैं वो उसको चालाकी कहते हैं, उसको जो धर्मजबली भी उसका कहते हैं। नहीं, वो हर पार्टी उसको जस्टिफाई करती नहीं, है। पीपल्स पार्टी वाला मुझे नहीं पता कि कितने, यार पीपल्स पार्टी का जो वो मेंबर था कि यानी डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। कासिम रईसानी जो मैं उसकी बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह के लोग होते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। नून लीग के अंदर चले जाए तो उनके सपोर्टर्स इस तरह थे कि जो खाता है तो लगाता भी तो है ना, खाता तो लगाता भी है, यानी ये वाली आपको, यानी ये सारी जस्टिफिकेशन, यानी देयर आर अंडर नो डिल्यूजन्स कि उनकी लीडरशिप कोई बहुत साफ और शफाफ और खरी और ईमानदार लीडरशिप। पता है मजे की बात की है, मजे की बात ये कि ये वाला जो है ना, खाता है तो लगाता भी है, डिग्री है, जाली है या असली हो, इसका इक्वलेंट आया मार्केट में। उस दिन मैंने एक पीटीआई के हमारे जानने वाले उनसे बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि यार ये लोटे भर के, कल तो ये था ये हफीज शेख की ऊपर बात हो रही थी, यार ये लोटे पे आपकी पार्टी में आ गए, तो उन्होंने कहा क्या आता है, बंदा लोटा हो ना हो, समझदार होना चाहिए। तो मतलब अब ये मार्केट में आया है, ये लोटे होने से कुछ नहीं आता, बंदा समझदार होना चाहिए, उसको रख लो आप, तो कोई मतलब। तो अब ये मार्केट, अब ये पीटीआई के अंदर कुछ, यानी जो इमरान खान कहते थे इलेक्शन से पहले कि अगर ये लोटे हमारी पार्टी के अंदर अब आने की कोशिश करी तो हम नहीं लेंगे अभी, यानी हमारे यानी किसी हम आज़ाद उम्मीदवार को नहीं लेंगे। तो कर्जा भी नहीं लेना था, वो तो बहुत सारी चीजें, चलो वो सब चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन वो असूल जो कि आप तो कहने को सकते कि इमरान खान साहब क्या अकेले खड़े नहीं, मेरी बात मैं इस स्किट्सोफ्रेनिया का चाहता हूँ कि यानी सारे फैसले इमरान खान कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम नहीं कर रहा है बकौल आपके, यानी क्योंकि जब आप अच्छाई का क्रेडिट ले रहे हैं तो बुराई से आप क्यों अपने आप को कर रहे हैं, यानी ये दिस इज द स्किट्सोफ्रेनिया आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जो चीज़ अच्छी होगी तो वाह इमरान खान, जो चीज़ बुरी होगी तो बहुत ही ये अकेला खड़ा हुआ है, क्योंकि इसने तो ये इसके फैसले के, क्योंकि इसका फैसला इसमें शायद शामिल नहीं था। क्या इसका फैसला, यानी आप कह रहे हैं कि इसका फैसला नहीं था कि शेख रशीद, जिसको उसने कहा कि मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा, इसको उसने वजीर दाखिला बनाया, क्या इसका फैसला इसमें नहीं था कि जो इलेक्टेबल्स होंगे मैं अपनी पार्टी में नहीं लूंगा, लेकिन उसने इलेक्टेबल्स को पार्टी में लिया, फरिश्ते कहाँ से लाए फिर? हाँ, तो यानी ये क्या इसका फैसला इसमें शामिल नहीं था? इस तरह और भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या वो जो चीज़ें हो रही हैं, क्या उसका फैसला उसमें नहीं होता कि वो चीज़ें हो रही होती हैं, और जो चीज़ हो जाती है अच्छी तो उसमें उसका फैसला होता है। तो ये है एक चीज़ है जिसको हमें कंसिस्टेंसी लेकर आनी पड़ेगी। जो सपोर्टर्स हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके आर्गुमेंट स्ट्रांग हो, यानी अगर वो कोशिश करेंगे तो या तो एक रिफॉर्म, एटलीस्ट उनकी पार्टी के अंदर
पीटीआई की पार्टी के अंदर एक रिफॉर्म का अमल तो शुरू होगा ना, कि वो दे वो ट्राई टू, यानी अगर वो चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर वो अपनी पार्टी को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। अभी ना पार्टी अकाउंटेबल है, नहीं अभी इमरान खान तो अकाउंटेबल नहीं है, बाकी सब अकाउंटेबल हैं। इमरान खान जो भी फैसले कर रहे हैं अगर अच्छा है तो उनकी वाह, गलत है तो बाकी सब बगैरत हैं इसलिए गलत हुआ। अच्छा, ये स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा, अब ये जो इसी से मैं एक चीज़ साथ जोड़ रहा हूँ, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो अभी मिला है, क्या इससे कुछ डिसीजन मेकिंग में बेहतरी आएगी इमरान खान की? क्योंकि सेनेट में तो अब इनकी सीटें ज़्यादा हुई हैं, कम हुई हैं, या पुराने पिछले उसके मुकाबले में अगर आप वो देखें, और अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 2 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो ये कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा आगे? क्या आसानी होगी लेजिस्लेशन करना या मुश्किल होगी इनको? नहीं, लेजिस्लेशन उस वक्त करेंगे, यानी क्योंकि वो पास, जब फ़र्ज़ करें आपके पास पार्लियामेंट में ज़्यादा वोट हैं लोअर हाउस में, आपने ठीक है मेजॉरिटी के साथ कोई चीज़ अप्रूव करवा ली, ऊपर भेज दी, और ऊपर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है आपकी लेजिस्लेशन, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना आपके पास इतनी मेजॉरिटी रखने का। यार इस पे तो ये कहा जा सकता है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, यानी करंट गवर्नमेंट के लिए, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेना एक करना प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है अगर हम वो देखें तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर उनके अलाइज ने कुछ ना कुछ अपने लिए कहा है कि हम, यानी दिस विल कम एट अ कॉस्ट। तो वो पहले ही इमरान खान बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, अब और अकेले हो जाएंगे। यानी एमक्यूएम ने कहा है कि हमें डेप्यूटी सेनेट चेयरमैन चाहिए, जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर कर दी कि हम तो तैयार हैं आपको ये देने के लिए। तो एक ये है। जीडीए वाले जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है जो सिंध की है, वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनका आया है कि हमें भी, यानी हम मुतमईन नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने फिर चौधरी बरादरान PMLQ जिनको वो कहते थे, यानी अब हाँ इसमें भी, यानी अब इसमें ये इमरान खान की अच्छाई है या बुराई है, यानी इसमें इसका फैसला शामिल है कि जब वो उसने तकरीर की कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है, और कल परसों बयान आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कोई रेक्टिफाई कर ले क्योंकि हमारी न्यूज़ की भी थोड़ी वो ट्विस्ट लगाती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली ये उसका बयान ही होगा कि मेरे लिए चौधरी बरादरान के लिए बड़ा एहतराम है। तो यानी मैं कहूँगा एहसन भाई, मेरा आपके लिए बड़ा एहतराम है, आप बड़े डाकू हैं, ठीक है, आपसे बड़ा डाकू मैंने नहीं देखा। नज़रियाती इख्तलाफ नहीं हो गया कि आपके कोई, जब कोई पार्टी होती है उसका एक मंशूर होता है, उसमें आप उसके बारे में भी लिखते हैं कि भाई हमारा नज़रिया क्या होगा और सब कुछ, तो ये तो आप एक चीज़, आप उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ आप अक्सर उसके बारे में आप उसको नेगेट कर देते हैं अपनी हर बात को। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं आगे? अब आप वही बताएं ना कि पीटीआई का एक ज़माने, आप नज़रिया क्या कहेंगे, पीटीआई का नज़रिया क्या है? अगर आप एक जनरल सपोर्टर से जाकर पीटीआई का पूछे तो नज़रिया क्या है, यानी मैं अगर चले सवाल करूँगा नून लीग का नज़रिया क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या जवाब होगा? यानी आप क्या असेस करते हैं, नून लीग का क्या नज़रिया है? यार ये खाता है तो लगाता भी था। नहीं नज़रिया क्या है, नून लीग का नज़रिया क्या है? यार नून लीग का अगर आप देखें, जब जिस तरह ये पावर में आए तो इनके पास तो इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी सपोर्ट थी, तो क्या नज़रिया इनका होगा? उस वक्त तो कोई ऐसा ख़ास इनके पास अपना लेकिन करंटली क्या नज़रिया हो सकता है? अगर आप इसको इस तरह चलें, इसको इस तरह एसेस कर सकते हैं कि नून लीग आती है तो वो क्या करने की कोशिश करती है और उनके फैसले किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो आई थिंक ज़्यादा ये होता है कि बस शो करा दो कि हम इतना काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम हो रहा हो या ना हो रहा लेकिन हो। वो काम क्यों हो रहा होता है या वो तो बेहतर जानते हैं, लेकिन जो भी उनके पॉलिटिक्स होती है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है? ये शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती है, शरीफ खानदान के इर्द गिर्द घूमती है, बेनिफिट के, हाँ के इर्द गिर्द घूमती है ना। तो जो नवाज साहब ने, शरीफ साहब ने कह दिया तो वही सही है और वही गलत है, या जो मरियम नवाज ने कह दिया वही सही है, जो भी उनका जो भी इंटरनल चली होती है। नहीं तो इस तरह तो पीपल्स पार्टी का आप कहेंगे क्या नजरिया है? तो वो तो उन्हीं की भुट्टो खानदान की सपोर्ट में निकली हुई है, और जो भुट्टो खानदान कहेगा जो सही है, जो बिलावल भुट्टो ने कह दिया सही है वो सही है, जो कह दिया गलत है वो गलत है, और इस तरह यही है ना मोरलेस। वो उसको ऊपर नीचे कर देंगे जस्टिफाई करने के लिए। उनकी जब पॉलिटिक्स भी होगी, जब अगर हुकूमत में भी आएंगे तो वो यही करेंगे, अपने बंदों को नवाजने की कोशिश करेंगे और दूसरों को। नेक्स्ट जनरेशन तो आ गई है ना, पिछले वाले जो हैं वो तो पीछे हट रहे हैं। अब अवाम उसी, और हैरत की बात है अवाम उसी जोश व खरोश से जो है ना उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी वैसे ही सपोर्ट कर रही है। तो सवाल अब यही, इसी पे अगर आप दोहरा लें, इसी को
सोचते हुए पीटीआई का नज़रिया क्या है? देखिए इन्होंने नाम तो ऐसे ही रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि भाई हम इंसाफ देंगे। अब वो पता नहीं कि एक जनरल सपोर्टर का क्या नज़रिया, जब वो बहस करता है तो वो किस चीज़ को बुनियाद बना रहा होता है? आई थिंक इमरान वो खान तो की यही करिश्मा को बना रहा है। एग्जैक्टली इमरान खान की शख्सियत ही बुनियाद है। शख्सियत परस्ती मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का मेन जो फंडामेंटल एक इंग्रेडिएंट कह लें वो यही रहा है। और जो आप एक दो पार्टीज ही पाकिस्तान में जो इससे हटकर जो कर रही हैं, सियासत कर रही हैं, वो ऊपर नहीं आती। पता नहीं इस पे क्योंकि वो एक ग्राउंड वर्कर को आपको उठा के वो अपनी जो वो है पार्टी का वो भी हेड भी बना देती हैं। तो वो चीज़ जो है क्योंकि वो हमेशा से वो बंदा नज़रों में नहीं रहा होता, तो वो समझते हैं कि भाई ये मे बी इतनी कैपेबल ना हो ये वाली पार्टी, ये समथिंग लाइक दैट। इसमें बात तो ये वाली जो आपने की है ना कि शख्सियत मेरे ख्याल से बहुत सारी पार्टीज़ के अंदर और मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर इस तरह का मिलता है। ख़ासतौर पे हमें ईस्ट के अंदर मिलता है कि शख्सियात के इर्द गिर्द बहुत घूमती है। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी उसूलों के इर्द गिर्द हमारी सियासत नहीं घूमती या नज़रियात के इर्द गिर्द हमारी सियासत शायद एक ज़माने में होती थी, अब नहीं है। यानी अगर आप MQM को भी उठा लें तो वो भी एक शख्सियत ही थी, अब नहीं रही वो शख्सियत उनके पास। अब मुझे नहीं पता वो उनके लिए किस तरह अब वो नजरिया तो था, खैर शख्सियत का नजरिया ये था कौम परस्ती का। हाँ, कौम परस्ती का अब नजरिया है। ANP का देख लें तो वो भी एक कौन सा वली खान की शख्सियत है मोर और लेस। तो इस तरह की और इन्हीं का ख़ानदान चल रहा है अभी भी लीडरशिप के अंदर। तो वो लेकिन उनके यहाँ भी नज़रिया है, लेकिन वो नज़रिया है वो अलग चीज़ है। पख्तून नेशनलिज्म का नज़रिया एक चीज़ है और तरीक़ेकार एक और चीज़ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इमरान खान अगर नज़रिया दे भी दें कोई, तो उनका तरीक़ेकार क्या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उस नज़रिए को? नहीं, यानी कि आपने जो जिसको आप क्लेम करते हैं कि मैं एक इदारा बनाना चाहता था। मैं अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर के ऊपर ही देख रहा था, कुछ PTI के लोग तो कह रहे थे नहीं कम से कम इमरान खान को जो है ना हम लोग अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। देखो PTI के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। देखो इमरान खान जब कोई फ़ैसले लेता है, गलत फ़ैसले लेता है या कमज़ोर फ़ैसले लेता है तो सब क्रिटिसाइज़ करते हैं PTI वाले। मुझे हंसी आती है ये सुन के कि ये अकाउंटेबिलिटी इसी को कहते हैं कि किसी ने गलत फ़ैसला लिया तो सब ने सोशल मीडिया पे आके खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, तो अकाउंटेबिलिटी हो गई। और क्या इसको अकाउंटेबिलिटी, ये मजाक है, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि एक फोरम होता है, वहाँ पे बंदा जाता है अपने आप को पेश करता है फॉर्मली और लोग उससे खड़े होकर सवाल करते हैं और फिर उसने जवाब देना है कि उसने क्यों किया और क्यों नहीं किया है। ये होती है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी होती है किसी सेट रूल्स के तहत होती है कि तुमने ये बात कही थी पहले, ये चीज़ तयशुदा थी, यू वेंट अगेंस्ट दिस, क्यों गए इसके पे, और फिर बंदा रैशनल क्या है, रैशनल क्या है, इसको जस्टिफाई करो, तुमने असूल क्यों तोड़ा अपना, अगर कोई असूल तुमने बयान किया था पहले। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। ये जो अजीब नाइफ किस्म के, नहीं हम तो बड़ा अकाउंटेबिलिटी है, हम इमरान खान कोई गलत फैसला करता है हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पे आके सब बोलना शुरू कर देते हैं, तो बस वो अकाउंटेबिलिटी हो गई भाई। तो यानी कोई अकल होती है इस चीज़ के अंदर, आपको अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, बल्कि उल्टा देखा गया है कि आपकी PTI के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे, इंटरनल पार्टी के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर खूब घपले हुए एज एक्सपेक्टेड, टिकट जो अपने बंदों को दिए आगे पीछे जो ओहदे वगैरह उसमें, तो खुद उसके अंदर और शाह महमूद कुरैशी, हाँ, और ये सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए खुद इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जुडिशल क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाया था, इंटरनल हाँ। और उसके अंदर जो एक्स जुडिशरी के जो थे बंदे, क्या नाम था, जस्टिस वजीउद्दीन, बड़ा नाम है उनका, बड़े रिस्पेक्टेड फिगर है, उनको उसका हेड बनाया। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पेश की और उसके अंदर जो है इन सब लोगों को इम्प्लिकेट किया जो भी इसमें इन्वॉल्व था। कोई पसंद नहीं आया, उसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही हुआ कि उनको ही फारिग कर दिया गया कि भाई आप ये नहीं करें और आप इस तरह नहीं करें। तो जो अकाउंटेबिलिटी का सो कॉल्ड जो भी सेटअप बनाने की कोशिश की उसको फारिग कर दिया दूसरे दिन। नोबडी कैन होल्ड इमरान खान अकाउंटेबल इन PTI, विद इन PTI और आउटसाइड PTI। ये कौन करेगा इमरान खान? यानी आप जहांगीर तरीन का जो भी डिबर्कल देख लें या स्कैंडल देख लें, एक तो शुगर का या जो भी है, यानी इमरान खान बड़ा अच्छा उसने जहांगीर तरीन को लेकर आया और जहांगीर तरीन ने बड़ा अच्छा किया पंजाब असेंबली को में पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए। जो उसने जो भी किया सबको पता है, जहाज़ भर भर के, और क्या क्या हुआ था, यानी PTI वालों को भी पता है उस टाइम उनकी खरीदो फरोख्त हलात थी, बाद में खरीदो फरोख्त दूसरों की हराम हो जाती है, जबकि सबके लिए हराम होती है। तो जहांगीर तरीन
अब जब पार्टी के अंदर करप्शन यानी उसकी शुगर माफिया और शुगर कमीशन के तहत आती है तो बुरा बन जाता है। तो यानी अब वो इमरान खान का बड़ा अच्छा, यानी इमरान खान उस वक्त अच्छा था कि उसने इसमें लिया, और अब बहुत यानी अब और भी अच्छा हो गया क्योंकि उसने उसको निकाल दिया, क्योंकि उसकी करप्शन यानी हमें पता ही नहीं थी, एकदम से हमारे सामने करप्शन आ गई तो और हमने अब इसको कोई साइड पे कर दिया, निकाला तो अभी भी नहीं है, साइड पे किया है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती, और अगर इखलाकियात को देखा जाए यानी मॉरल अथॉरिटी होती, तो क्या होना चाहिए था? जब आपके जहांगीर तरीन साहब का रिपोर्ट में नाम आ गया तो जहांगीर तरीन साहब को तो आपने फारिग कर दिया और उनको वो भाग गए वहाँ पे यूके में, और फिर वापस, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है बाय द वे। तो सिर्फ ये करना इनफ था? ये जिसने उनको पार्टी के अंदर ओहदा दिया, इवन आफ्टर जब कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला उनको नाअहल कर दिया था उनके उसके ऊपर, तब भी आपने उनको पार्टी, और फिर उनके ऊपर ये इल्जाम आते थे कि अंदर बैठ के जो मीटिंग्स होती हैं हुकूमत की होनी चाहिए, कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होती है, उसमें उनको बैठा दिया जाता है लाके, हु इज ही टू कम एंड अटेंड, आप सब करते हैं। और एक अरसे तक तो ये अगर कोई आप दुनिया जहाँ की बातें करते हैं, दुनिया में यूके के अंदर और चाइना के अंदर और रशिया के अंदर और फलाने के अंदर ये होता है, ये सेटअप होता है, तो भाई तो इसके अंदर तो सबसे पहले आपको अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए था ना, कि हाँ मैं एज अ पार्टी हेड, एज अ वन मैन पार्टी, सिंगल मैन, मेरा डिसीजन होता था कि मैं इसको बिठाऊं, मैंने गलत बंदे को बिठाया, उसकी करप्शन हुई, तो मेरा भी इस्तीफा ये है, और मुझसे भी सवाल करोगे मैंने क्यों बिठाया, मुझसे जो गलती हुई। एक दफ़ा नहीं हुआ, एक दफ़ा माफ़ी नहीं मांगी आके कि नहीं मैंने गलत किया, मैंने अपने असूलों को तोड़ा, तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? व्हाट इज दिस? मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी दूसरी पार्टी में बहुत ज्यादा है या नून लीग में है, नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो लेकिन ये जो बोला जाता है ना कि नहीं हमारे यहाँ बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, चेंज का नारा ला रहा है, बस वो एक ये है कि पीटीआई या जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, जो भी डाई हार्ड है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर देते हैं इनके ऊपर, इनके गलत फैसले के ऊपर, हम इनको बोलते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये हमने अकाउंटेबिलिटी। लेकिन उसमें बड़ा अच्छा ये सवाल था कि जो नज़रिया है, हमें ये सवाल करना चाहिए कि जो नज़रिया अगर है, अगर मिसाल के तौर पे मदीना की इस्लामी रियासत की बात होती है, तो नज़रिए को क्या तरीक़ेकार कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? यानी आपका कोई भी अब आकर इस्लामी निज़ाम की बात करके चले जाए, और क्या उसका तरीका हो कि मैं जहांगीर तरीन को भी लूँगा पार्टी के अंदर, और फवाद चौधरी जो कि इंतहाई हद दर्जे का एक दूसरी माइंडसेट का आदमी है, और मैं और भी आमिर लियाकत को भी लूँगा पार्टी के अंदर, और इन लोगों को भी लूँगा, और इन लोगों को शेख रशीद को मैं वजारत दूंगा, और मैं हफीज़ शेख को वजारत दूंगा, और मैं इन लोगों को वजारतें दूंगा। तो यारी ये आपका एक नज़रिया ये है और आपके स्टेप्स ये हैं, तो आपको फ्रॉम द गेट कॉम्प्लीमेंट नहीं करता आपकी जो भी पॉलिटिक्स है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग आपकी आइडियोलॉजी, जो भी क्लेम्ड, मैं कोट एंड कोट कहूँगा क्लेम्ड आइडियोलॉजी, क्योंकि एक तकरीर मुझे आमिर लियाकत की याद आ रही है कि वो एक इलेक्शन के टाइम पे वो बड़े तकरीर कर रहा था कि यानी आपका जो भी नज़रिया आप पीटीआई में है, देखें आप, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है आपका क्या नज़रिया, और लिटरली यही हुआ है। आप असद उमर से पूछेंगे, उससे कोई और नज़रिया होगा। आप वो जो बड़े साहब हैं जो बड़ी दुरूद से हर तकरीर शुरू करते हैं, अफरीदी शहरियार अफरीदी नहीं, अली मोहम्मद, उनसे पूछे तो वो कोई और नज़रिया बताएंगे, फवाद चौधरी से पूछे तो वो कोई और नज़रिया बताएंगे, शीरी मज़ारी से पूछे वो कोई और नज़रिया बताएंगे। तो यानी आप एक की पार्टी से अलग लोगों से सवाल करेंगे, आपको अलग जवाब मिलेंगे। यानी कम से कम अगर आप नून लीग के अंदर सवाल करेंगे तो हर कोई नवाज शरीफ के ही इर्द गिर्द घूमेगा ना, तो या पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टो के इर्द गिर्द घूमेगा, यहाँ पे आप पूछेंगे तो इमरान खान के इर्द गिर्द तो घूमेंगे, और हर किसी के अपने अपने नजरिए। यार ये बड़ा वैलिड तो अब पता नहीं, अब इमरान खान एक नजरिया कहते हैं, उनके नीचे पार्टी उनका नजरिया नहीं एक्सेप्ट करती, तो वो किस तरह इंप्लीमेंट करें? इमरान खान जब क्रिकेट टीम में थे ना, तब 11 बंदों में अपना नज़रिया बड़ा अच्छा इन्होंने डाल दिया, उसी को लेके वो समझ रहे थे कि मैं जब पॉलिटिशियन बनूंगा तो लोग इसी तरह मुझे फॉलो करेंगे, और लोग बहुत सारे। मोहसिन, आप तो क्रिकेट से वाबस्ता हैं, उन्होंने जो भी नज़रिया डाला, जिस तरह से भी डाला, जब वो छोड़ गए टीम को, तो जो उसमें टीम में जो राइवलरीज क्रिएट हुई और जो मसाइल क्रिएट हुए, उसने क्रिकेट टीम को प्ले कर रखा, और अभी भी उसके असरात के अंदर है। जो वसीम और वकार की जो लड़ाई थी, उसने कितना नुकसान पहुंचाया, और उसके तहत जो ग्रुप बंदियां हुई, और फिर वो ग्रुप बंदियां आगे भी चलती गई। इनका डायरेक्ट रोल तो नहीं होगा, बट नहीं, मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट रोल है। मैं एक बात करूं कि ये उसके अंदर एक चीज, कैसे स्टूडेंट्स है आपके जो आपसे इन्फ्लुएंस, मैं उसको, मैं कोई ये ना समझे कि मैं उनको वो नहीं, ठीक है, समझ आ गई मैं, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग।
लेकिन ये है कि आपको अपनी टीम को फ्रॉम द गेट गो, इसका मतलब आपने देखना है कि मैं किन लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, किन लोगों को अपने साथ मिला रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब आपकी अगर आप देख रहे हैं कि आप जीत जाएंगे और बाद में आप उसमें आ जाएंगे, फिर अगर ये बंदे आपके इनिशियल से आपको शुरू से ही देखना है कि भाई ये आपके नज़रिए पे पूरे सही चल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में जब कोई अकाउंटेबल ठहराएगा फिर आप ही खुद ही फंस जाएंगे कि यार अब मैं इसको रखूँ या ना रखूँ, ये तो मुझे जहाज़ों पर इधर उधर लेकर जाता था, अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं इसको निकालूंगा तो कितना बुरा वो होगा, ये आप फंस जाएंगे अब खुद ही। इसी से दो चीज़ें अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि मैं अभी इब्राहिम भाई शायद गेस कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। इब्राहिम भाई हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है जिनसे मैं कुछ सवाल, शख्सियत भी है यहाँ पे है, आपने शुरू में इंट्रो में नहीं बताया। नहीं वो शख्सियत यानी आ गई है, वो हावी हो गई है किसी के ऊपर, ठीक है। अभी इतनी रात को आपसे उन्होंने एक्सक्लूसिवली कांटेक्ट किया है कि पॉडकास्ट चौक में जो है ये आप हाँ हम बुला रहे इस शख्सियत को। कोई अगर इब्राहिम भाई अगर उस शख्सियत को पहचान सकेंगे या नहीं पहचान सकेंगे तो देख लेते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल के जो सियासी हालात देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? मोहसिन भाई नहीं, जो भी आपका नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सेनेट के इंतखाबात जो हुए हैं, मैं तमाम पीडीएम की जमातों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे वोट दिया। बाकी पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उनके लिए एक ये सवालिया निशान है कि इस्लामाबाद की मेन जो इनके कैंडिडेट हैं वो मुझसे हार गए। तो लेकिन इतनी अव्वल तो मैं इस गाने को कभी इतना सुना ही नहीं है कि मैं उसको पिक कर सकूं, लेकिन ये तुम्हारी तकरीर के जो कंटेंट है उससे मैंने कोई आवाज और उससे चलो नकल इतनी अच्छी नहीं रही। नहीं यानी यूसुफ अली को मैं खुद नहीं सुना, मैं जो पिक करा था ना जब इन्होंने शुरू, काफी अरसा भी हो गया शायद इसलिए पहचान भी नहीं पा रहे। से पहले जो ये होता है ना यूसुफ अली का, मैं वैसे आए भी एकदम से ही हैं वैसे बीच में यार यूसुफ अली तो कैंडिडेट बन गया। सही बात, ये जब वज़ीर-ए-आज़म भी लगे थे ना तब भी अचानक से आए उसके। तो ये बाकी मेरे ख्याल से हमारी काफ़ी, हम लोगों को पता नहीं हो गया, हम रात देर बैठे कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए हैं। यहाँ जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं वहाँ पे रात के 2:30 बज रहे हैं और कल वर्किंग डे है। कल वर्किंग डे। पता है हमारी डेडिकेशन देख लें यार, माशाल्लाह। और आवाम से भी गुजारिश है यार, सुन लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आवाम सुन रही है आपको, के साथ शेयर करें। आवाम सुन रही है आपको, तो हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं पहुंच जाते मोहसिन भाई। तो बाकी हमारी मर्चेंडाइज आ गई है मेरे ख्याल से, अब मार्केट में लाइव जा चुकी है पिछले एपिसोड के लाइव होने के बाद। कोशिश हम ये करेंगे कि इंस्टाग्राम पे भी जो इंस्टा स्टोर है उसमें भी इंटीग्रेट कर दें उसे, ताकि जिसको भी चाहिए हो वहाँ से आप ऑर्डर आराम से कर सकें। बाकी बल्कि हम लोग कुछ गिवअवेज का भी सोच रहे थे। हाँ तो अभी stay tuned for those giveaways as well। सुनते रहें, कभी भी हम शुरू कर सकते हैं गिवअवेज। मुफ्त की शर्ट मिलने में कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते हैं, और अगर कोई बात रह गई है मेरे ख्याल में हम ये ज़रूर चाहेंगे कि लोग जो है वो अपना फीडबैक दें। देखें हमने जो भी बात की इस पूरी एपिसोड के अंदर, हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रिगर करे, खासकर पीटीआई के जो भी हमारे भाई वगैरह हैं कहीं भी हैं, तो वो उनको शायद पसंद आए। देखें लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिनको सवालात हैं, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस होना चाहिए। हमने किसी की दिलआज़ारी और तौहीन नहीं की यहाँ पे बैठ के, हमने कुछ सवालात उठाए। हम गालियाँ वालियाँ देने की किसी को नहीं। मैं बता दूँ पर्सनली मैं कह लूँ कि 2013 के इलेक्शन में अगर मैं किसी पार्टी के लिए वाई कर रहा था कि उसमें से जीत जाए, यानी एक ऑन अ सर्टेन लेवल, यानी आउटराइटली नहीं लेकिन ऑन अ सर्टेन लेवल वो पीटीआई थी। यानी मेरे ख्याल से आप चाहते मे भी देखें तो कि भाई क्या चीज डिफरेंट ये लेकर मेरा थोड़ा सा ये था कि आई बिकेम स्केप्टिकल अबाउट पीटीआई। यानी मैं कहूँगा कि मैं पीटीआई के वैसे तो कम्प्लीटली ऑन बोर्ड नहीं गया, लेकिन यानी एक सपोर्टर के हवाले से 2011 तक, जब तक शाह महमूद कुरैशी ने ज्वाइन नहीं किया था, जब शाह महमूद कुरैशी ने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर और मुख्तलिफ लोग आकर ज्वाइन करना शुरू किया ना, तो मुझे फिर अंदाज़ा हो गया था कि दिस इज़ मोर और लेस गोइंग टू टर्न इनटू व्हाटएवर इट हैज़ टर्न्ड इनटू टुडे।
तो ये तो मेरे ख्याल से उस वक्त के जो नज़रियाती सपोर्टर हैं ना पीटीआई के, वो भी बहुत सारे छोड़कर जा चुके हैं और मायूस हो चुके हैं और दिल शिकस्ता हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश खुद नहीं की, अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी या उसको रेक्टिफाई करने की इतनी कोशिश नहीं की। आई थिंक हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं कि कौन कौन इनके नज़रियाती हैं अभी अब हाँ फिंगर टिप्स में बिल्कुल एक आरिफ अलवी हैं जो आरिफ अलवी एक सदर बना है, एक सदर बना बैठा है और जो जिसको वो काउंट करेंगे वो शायद असद उमर है जो एक आ जाएगा उसके अंदर। नहीं वो भी कोई इतने लॉन्ग उससे नहीं, हाँ, चलते हुए आ रहे, बहुत ही कम लोग हैं जो उनके साथ शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। आरिफ अलवी का ही नाम आ रहा है मोर और लेस, लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन हाँ मेरे ख्याल से हम फिर से उसकी तरफ चले गए हैं, हम एंड करते हैं यार। अब बस सजेशन ये देनी थी, सजेशन नहीं बल्कि जो मिमिक्री मैंने लास्ट टाइम भी की, कुछ एक दो लोगों को तो बड़ी पसंद आई, बाकी जो भी मुझे थोड़ी बहुत आती है, ताहा भाई के शुक्रिया, इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि मैं वहाँ के प्रैक्टिस कर सकूँ, क्योंकि मैंने ये ऑनेस्टली ना कभी, मैं घर में भी नहीं करता किसी के सामने, ना कॉलेज में कभी की, हालांकि 2-3 अपने टीचर्स की मैं अच्छी मिमिक्री कर लेता था, बट यह है कि बस वही है मार्केटिंग। देखिए मैंने आपको कहा था, वही बात कर रहा हूँ थोड़ी, तो चले फिर उसके भी फीडबैक दे दीजिएगा। हाँ। अगर मिमिक्री अच्छी लग रही है तो मैं और थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनैलिटी सी करता हूँ, वरना फिर आप देखें पता नहीं, ये कहते तो हैं कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज की करते हैं, तो हम प्रैक्टिस करवा लेंगे इनको कि किसी न किसी की 100% तो नहीं मैं कर सकता, मगर ये है कि आप इतना मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं कर दूंगा। यानी हम इतना बिल्ड करते हैं मोहसिन भाई को, और फिर वो जब करते हैं तो फिर वो सारी हवा निकल जाती है। हाँ, तो वो चलें, शुक्रिया। मेरे ख्याल से जिधर भी आप हमें सुन रहे हैं वहाँ पे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना चाहते हैं करें, और रिव्यू दें हमें, और शेयर करें अगर पसंद आता है, शेयर करें। ख़ासतौर पे इस एपिसोड को आगे शेयर करें, अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो कोई और भाई हमारी इन बातों का जवाब दे सकें। जो भी सुनने वाले हमारे साथ इन सवालात का अगर जवाब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा, एक अच्छी कन्वर्सेशन हो जाएगी। तो हम रेडिट पे भी मौजूद हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप ट्विटर में भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हमारे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा। सलाम फ्रॉम द चौक।